इमरजेंसी और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? हम जानते हैं कि 1971 में दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उसका कारण भारत नहीं था। पाकिस्तान ने अपने ही देश के हिस्से पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से जिस बड़े पैमाने पे हिंसा किया है पाकिस्तान की सेना ने, नरसंहार कहिए, जेनोसाइड किया गया, महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, महिलाओं को जिस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया गया, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जिस तरह से पूर्वी पाकिस्तान के अंदर मुक्ति वाहिनी, उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान के कैडर्स के साथ, आम बंगालियों के साथ जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा थे, जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह का जेनोसाइड हुआ, उसमें भारत के लिए बड़ी समस्या आ गई कि बड़ी संख्या में लोग अपना जीवन, अपने जान माल की रक्षा के लिए भारत में एंटर कर गए। हमारे देश में एक बड़ी शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो गई। हम उस समय जब देश के अंदर अनाज संकट, कुछ वर्ष पूर्व तक भयानक अनाज संकट से भारत गुजर रहा था, ऐसे समय में लाखों की संख्या में आए हुए शरणार्थियों के लिए भारत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई कि हम इतने शरणार्थियों को कैसे मैनेज करें, कैसे भोजन दें। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाया कि पाकिस्तान की सेना अपने ही देश में किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, नरसंहार कर रही है, जेनोसाइड कर रही है, जिस व्यापक पैमाने पर हिंसा किया जा रहा है। वैसे में जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम ये विश्वास दिला पाए कि भारत इतनी बड़ी शरणार्थियों की समस्या के हल के लिए भारत को सैन्य विकल्प की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हम उस विकल्प की तरफ जाते उससे पहले पाकिस्तान ने ही हम पे अटैक किया और युद्ध हुआ। और उस युद्ध में इतिहास के शानदार युद्धों में से एक है जिसमें हमने एक ऐसी जीत हासिल की जिसमें लाखों पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया और एक नए देश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश। अब इसी घटना के आसपास देश के अंदर उससे पहले हम प्रिवी पर्स को खत्म किए थे, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, कोल ब्लॉक का नेशनलाइजेशन किया गया था। तो इंदिरा गांधी देश के अंदर ऐसी इमेज हो गई कि जैसे दुर्गा हो। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा था, लेकिन यह बात अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहां तक कहा जाने लगा कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश में, एक पार्टी के अंदर ऐसी वृत्ति, ऐसी मनोस्थिति बन गई कि जैसे इंदिरा गांधी इस देश की रानी हो गई और आम आदमी प्रजा है। और जिस व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार आया, वैसे समय इंदिरा गांधी की सरकार उस भ्रष्टाचार का मुकाबला करने, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करने, उस भ्रष्टाचार को रोकने के बजाय नागरिकों को उनके अधिकारों को सप्रेस किया जाने लगा। धीरे धीरे गुबार इकट्ठा होने लगा। गुजरात में छात्रों के खाने के घटना को लेके, माने मेस में खाने की क्वालिटी को लेके गुजरात में छात्रों ने आंदोलन किया, पुलिस ने गोली चला दी और दर्जनों छात्र मारे गए। जयप्रकाश नारायण गुजरात जाते हैं, जिस डर और भय का माहौल उन्होंने देखा, फिर वहां से वो पटना आए और उसके बाद छात्रों का हुजूम जिस तरह निकल के उनके साथ खड़ा हो गया और वो नारा चल पड़ा, जेपी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और पूरे देश में सिर्फ 2-3 वर्षों में जिस इंदिरा गांधी ने इतनी शानदार सफलता दिलाई भारतीय सेना को, उनके लीडरशिप में मिला, वैसे
उसके लिए आर्मी निश्चित रूप से श्रेय जाता है, और खासकर जो जनरल थे, जनरल मानेकशॉ, उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ। लेकिन अंत तक क्रेडिट तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप को ही जाएगा। तो इंदिरा गांधी जो दुर्गा बन गई थी, सिर्फ कुछ वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार, अन्याय, लोगों के विरुद्ध पुलिस तंत्र का, सिस्टम का, एजेंसीज का दुरुपयोग, यह इतना बड़ा मामला बन गया कि इसे ठीक करने के बजाय आवाज दबाने की कोशिश की गई। और परिणाम क्या हुआ कि जितनी आवाज दबाने की कोशिश की गई, वो आवाज उतनी तेज होती गई, उतनी तेज होती गई। अंततः देश के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया, एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि उसका सामना करने के बजाय या उस परिस्थिति को प्रॉपर हैंडल करने के बजाय इमरजेंसी लगाया गया। वैसे इमरजेंसी लगाए जाने का एक बड़ा कारण 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा का निर्णय भी था, जिसमें इंदिरा गांधी के रायबरेली सीट से उनके चुनाव की जीत को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आधार पर रद्द कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ कि सरकार के लिए, माने इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके सीट को रद्द कर दिया गया और चुनाव लड़ने पे अगले कुछ वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया। तो देश के अंदर एक के बाद एक ऐसी परिस्थिति बन रही थी। ऐसे में उन परिस्थिति का सामना करने, उन परिस्थिति को हैंडल करना और जनता के साथ होने के बजाय जनता को सप्रेस करने की कोशिश की गई। जब जनता को सप्रेस करने की कोशिश की गई तो अंततः क्या हुआ कि इमरजेंसी लगाना पड़ा, और 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दिया गया। तो नागरिकों के मांग को, नागरिकों के साथ सहयोग करने के बजाय नागरिकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई और देश पे एक इमरजेंसी थोप दिया गया। परिणाम उस इमरजेंसी का कि वह इमरजेंसी तो अस्थायी हो नहीं सकता था। चुनाव हुए और चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। तो यह बात हर सरकार के लिए, समाज में लीडरशिप के रोल में बैठे सभी लोगों के लिए मैसेज है कि जनता की आवाज को अनसुना मत कीजिए, जनता के साथ सहयोग कीजिए। जनता को यह समझे कि लोकतंत्र की आत्मा जनता में निवास करती है, तभी कोई व्यवस्था बना के रखा जा सकता है, किसी व्यवस्था को कायम रखा जा सकता है। जनता की आवाज को एजेंसीज के माध्यम से, किसी तंत्र के माध्यम से, किसी आइडियोलॉजी के माध्यम से कुछ समय के लिए तो जनता को भुलाया जा सकता है, लेकिन अंततः यदि जनता के अधिकारों को, जनता को इग्नोर किया जाएगा तो कोई भी व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है। और हमारे देश में नहीं, दुनिया में ऐसा कई देशों में हुआ है। इसलिए जनता के प्रति अकाउंटेबल व्यवस्था को, संसद को, सरकार को होनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और खासकर लोकतंत्र में तो कोई दूसरा विकल्प नहीं। एक बार को राजशाही में तो संभव है कि आप जनता को सप्रेस करके लंबे समय तक रूल कर ले जाएं, लेकिन डेमोक्रेसी में संभव नहीं, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद आपको जनता की अदालत में जाना है, और जब जनता की अदालत में जाएंगे तो वहां फैसला होता है और उस फैसले को स्वीकार भी करना पड़ता है। इसी का नाम लोकतंत्र है। इसीलिए यह समझना पड़ेगा कि जनता के साथ सहयोग करके ही किसी व्यवस्था में, किसी तंत्र को चलाया जा सकता है। उसके बिना कोई भी तंत्र सफल नहीं हो सकता। थैंक यू।